जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमारी ये जो क्लास चल रही है संज्ञा की 7वीं क्लास है। इससे पहले हम 6 क्लासें पढ़ चुके हैं, यानी 6 पार्ट इसके अब से पहले अपलोड मैंने कर दिए हैं। यदि आपको इस क्लास को अच्छे तरीके से जानना है, बेहतर तरीके से जानना है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम उसके अंदर आपका संज्ञा का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, तो आपको कंप्लीटली क्रम से आपको पढ़ना, 1 2 3 4 सारी क्लासें पढ़ना और उसके बाद में आपको देखना है कि टॉपिक को कैसे पढ़ा जाता है, व्याकरण को कैसे पढ़ा जाता है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, वैसे अपन जो पढ़ रहे हैं सब इंस्पेक्टर के अनुसार, यानी आप ऐसा मानिएगा कि सब इंस्पेक्टर के अनुसार यदि हिंदी व्याकरण को पढ़ लिया तो कोई भी एग्जाम हो हमें व्याकरण देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से हम जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। चलिए, हमारी चर्चा लास्ट में हुई थी भाववाचक संज्ञा। बोलो कहां पे हुई थी? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा से अपनी चर्चा स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिएगा सभी, भाववाचक संज्ञा। कोई आपसे पूछे कि संज्ञा शब्द क्या होता है? गुरुजी, नाम को संज्ञा कहते हैं। मैंने कहा हाँ। संज्ञा शब्द बना है सम प्लस संज्ञा। मैंने कहा अच्छा, कितनी बार बता दिया? बहुत बार बता दिया है। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? गुरुजी, संज्ञा के भेद होते हैं मुख्यतः 3, कुल भेद होते हैं 5। कुल भेद कितने होते हैं? 5। मैंने कहा मुख्य भेद बता दो। मुख्य भेद क्या ही बताएं गुरुजी? व्यक्तिवाचक, हमें तो बहुत अच्छे तरीके से याद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। मैंने कहा कुल भेद कितने होते हैं? कुल भेद 5 होते हैं, जिसमें द्रव्यवाचक और समूहवाचक भी जुड़ जाती है। और आप भी, मैं आशा करता हूं कि जुड़ गए होंगे। यदि क्लास आपको समझ में आ रही है तो आप जो है लाइक करना है, आपको शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और जाते जाते आपको बेल आइकन वाला बटन भी दबाना है। जैसी क्लास यहां से अपलोड होती है तो आपके पास फटाक से नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पता चलेगा कि क्लास अपलोड हो चुकी है। भाववाचक संज्ञा के शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों को आप ओनली फॉर फील करते हैं। बोलो क्या करते हैं? फील करते हैं। जिनको ओनली फॉर आप महसूस करते हैं वो शब्द भाववाचक संज्ञा के कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। गुरुजी जैसे हमारी बात हुई थी दया। दया नाम है, लेकिन ये एक फीलिंग का नाम है, ये एक भाव का नाम है, एक विचार का नाम है। भाववाचक संज्ञा ये हमने समझ लिया था। फिर हमने देखा कि भाववाचक संज्ञा के शब्द जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। रूढ़ भाववाचक संज्ञा का शब्द, यौगिक भाववाचक संज्ञा का शब्द। इससे पहले हमने जाना कि भाववाचक संज्ञा के शब्द विशेषण से मिलते जुलते होते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि विशेषण को ऐसे ही अलग करना है, भाववाचक संज्ञा को ऐसे अलग करना है। अब गुरुजी बता दो कैसे अलग करना है। इसके लिए पार्ट नंबर आपको 6 देखना है, उसमें पता आपको चल जाएगा। मैंने आपको बताया भाववाचक संज्ञा के शब्द 2 प्रकार के, रूढ़ और यौगिक। रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जिनको अपन तोड़ नहीं सकते हैं। यौगिक भाववाचक संज्ञा के शब्द ऐसे होते हैं जिनको अपन सार्थक टुकड़े कर सकते हैं, जिनके अंदर विभिन्न प्रत्यय लगे होते हैं। प्रत्यय को अलग किया जा सकता है। जैसे प्रत्यय को अलग करेंगे ना तो कोई ना कोई सार्थक शब्द बचेगा, तो वो यौगिक भाववाचक संज्ञा के शब्द कहलाते हैं। मैंने कहा प्रत्यय किसके साथ में लगा करके भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हो? तो भाववाचक संज्ञा का शब्द सर्वनाम के साथ में प्रत्यय लगा करके किया जा सकता है। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है। अव्यय, अव्यय क्या होते हैं जानेंगे। अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है। विशेषण, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है। और मैंने आपको बताया क्रिया, और क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है। और ध्यान रखें, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है। चर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है? यस, हो सकता है। कैसे हो सकता है पता चल जाएगा जब हम क्लास कंप्लीट करेंगे। चलिए, हम पढ़ रहे थे अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। उससे पहले मैं थोड़ी सी चर्चा और करना चाहता हूं। अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हमारा चल रहा था। मैंने आपको बताया रूढ़ भाववाचक संज्ञा के शब्द और यौगिक भाववाचक संज्ञा के शब्द। रूढ़ भाववाचक संज्ञा के शब्द और यौगिक भाववाचक संज्ञा। अब कोई आपसे पूछे तो आप इजीली बता सकते हैं, जिनको तोड़ सकते हैं ऐसे भाववाचक संज्ञा के शब्द यौगिक, जिनको नहीं तोड़ सकते वो क्या कहलाएंगे? रूढ़। क्या कहलाएंगे? रूढ़। यदि आपके सामने दया शब्द आया और आपसे पूछा कि कैसा शब्द है, आप बताएंगे भाववाचक संज्ञा का शब्द है, ये रूढ़ है, इसको तोड़ नहीं सकते।
यदि आपके सामने शब्द आ गया सुंदरता, आपको कहना ये भाववाचक संज्ञा का शब्द है, इसको तोड़ा जा सकता है और ये यौगिक भाववाचक संज्ञा का शब्द कहलाएगा। मैंने कहा कैसे तोड़ सकते हो? सुंदर प्लस ता तोड़ सकते हो। यस। तो गुरुजी आप एक्स्ट्रा क्या बता रहे थे? मैं ये बता रहा था, सुनो इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। कुछ यौगिक भाववाचक संज्ञा के शब्द ऐसे होते हैं जो यूं लगते हैं रूढ़ भाववाचक संज्ञा के शब्द। आपको लगेगा जैसे इनको तोड़ सकते ही नहीं है, लेकिन वो टूटने वाले होते हैं। हालांकि प्रत्यय में हम चर्चा करेंगे, तो मैं ऐसे कुछ एक उदाहरण आपको बता देता हूं, तो ध्यान रखना, सचेत रहना, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कि ऐसे भाववाचक संज्ञा के शब्द जो लगते हैं ये रूढ़ हैं लेकिन होते यौगिक हैं, वो किसी ना किसी प्रत्यय से मिलकर के बने होते हैं। गुरुजी बताना ऐसे रूढ़ भाववाचक संज्ञा के यौगिक भाववाचक संज्ञा के शब्द होते यौगिक हैं, लेकिन आप कहेंगे सर लगता है जैसे ये रूढ़ हैं। ऐसे कौन से? जैसे कोई आपसे पूछे शक्ति। गुरुजी शक्ति एक फीलिंग है, शक्ति को देख नहीं सकते, शक्ति का कोई फोटो वोटो नहीं है, शक्ति को छू नहीं सकते, ये भाववाचक संज्ञा का शब्द है। अगर आज से पहले हमें पूछा जाता कि रूढ़ भाववाचक संज्ञा का है या फिर यौगिक भाववाचक संज्ञा का है, तो हमने प्रत्यय अगर नहीं पढ़ा है तो हम सीधा सीधा कह देते ये रूढ़ भाववाचक संज्ञा का शब्द है। स प्लस कति शक प्लस ती, हमें नहीं लग रहा कि ये टूटने वाला शब्द है। टूटने वाला है विद्वानों, ये शक और ती है। शक के साथ में क्या लगा है? ती। ओके सर, आपने कहा प्रत्यय में भी जान लेंगे, मैंने कहा इच्छा। क्या कहा? इच्छा। गुरुजी इच्छा एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है, क्या ये टूट सकता है? मैंने कहा हाँ, ये इस और आ। आपने कहा इनको हम स्वीकार करेंगे, प्रत्यय में हम जान भी लेंगे, इसके साथ में आ लगने से इच्छा बना है, ये भाववाचक संज्ञा का है लेकिन यौगिक भाववाचक संज्ञा का शब्द है, तोड़ सकते हैं इसको। ये ऐसे बना है, इसका निर्माण ऐसे हुआ है। ऐसे कितने शब्द मैं बता देता हूं, इंपॉर्टेंट शब्द, बाकी प्रत्यय में भी हम पढ़ेंगे। ध्यान देना, जैसे मैं यहां पे एक शब्द और लिख देता हूं सृष्टि। बोलो क्या लिख देता हूं? सृष्टि। यदि गुरुजी आज से पहले हमारे सामने सृष्टि शब्द आया होता तो हम भाववाचक संज्ञा का जरूर शब्द बताते, लेकिन हम रूढ़ बता बैठते। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे सृज धातु के साथ में ती लगा हुआ है। बोलो सृज धातु के साथ में क्या लगा हुआ है? ती। और शब्द क्या बना है? सृष्टि। मैंने आपसे पूछा गति क्या टूटने वाला भाववाचक संज्ञा का शब्द है? गुरुजी लग तो नहीं रहा ये टूटने वाला भाववाचक संज्ञा का शब्द है। आप कहोगे तो हम मान लेंगे ये शब्द बना है गम। बोलो कैसे बना है? गम। गम का मतलब गमन करने वाला, यानी गमन से संबंधित है, और गम के साथ में ती लगने से शब्द क्या बन जाता है? गति, जो गमन से संबंधित है। ओके सर, ऐसे और कितने शब्द हैं? मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्षण। क्या लिख देता हूं? क्षण। गुरुजी क्षण एक जो है भाववाचक संज्ञा का शब्द है, क्या ये टूटेगा? हाँ, ये टूटेगा। क्षण शब्द जो है टूटने वाला है। क्षम, सॉरी क्षति। कौन सा शब्द? क्षति। क्षति को लेते हैं पहले, क्षति। मैंने कहा क्षति शब्द टूटने वाला है। यस सर, क्षति शब्द जो है टूटने वाला शब्द भाववाचक संज्ञा का है। मैंने कहा कैसे टूटेगा? ये शब्द टूटेगा शम, क्षण प्लस ती, क्षण, और कैसे टूट जाएगा? ती। कुछ एक शब्द और ध्यान रखिएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं शांति। क्या शांति टूटने वाला भाववाचक संज्ञा का शब्द है? यस सर, ये टूटने वाला भाववाचक संज्ञा का शब्द है, यौगिक है। ये शब्द टूटेगा शम, और कैसे टूटेगा? ती। सम का मतलब भी शांत करने से संबंधित है, इसी से बनता है समन, अग्नि समन, अग्नि को शांत करने वाला, और इसी से बनता है शमशान, जहां पे शांति ही शांति रहती है। सम का मतलब क्या होता है? शांत। ओके सर, इस प्रकार के कोई और शब्द बता दीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा कांति। क्या लिखा? कांति। मैंने कहा ये कैसा शब्द है? गुरुजी आप कह रहे तो हम मान लेंगे ये शब्द बना है कम, और कम के साथ में बोलो क्या लगा हुआ है? ती। कम के साथ में क्या लगा हुआ है? ती। और शब्द क्या बन गया? कांति। ठीक उसी प्रकार से आप कहेंगे सर भक्ति। यदि हमारे सामने आता कि भक्ति कैसी संज्ञा, हम कह देते भाववाचक संज्ञा का है, लेकिन हम इसको रूढ़ बता बैठते। लेकिन सर आप बता दोगे तो हम बता देंगे भज प्लस ती से बना है। बोलो क्या, किससे बना है? भज प्लस ती से। ऐसे और भी शब्द है, प्रत्यय में हम जान लेंगे, वहां पे स्टार कर लेंगे।
तो ध्यान रखना, कांति, भक्ति, शक्ति, इच्छा, शांति, सृष्टि, गति, क्षति, ये ऐसे शब्द हैं जो भाववाचक संज्ञा के, यौगिक भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। चलिए आगे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इनको एक्स्ट्रा करके यूं कॉलम बना करके लिखना है, एक्स्ट्रा अच्छे तरीके से कॉलम बना करके इनको लिखना है। हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट में छोड़ा था अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। बोलो रे सभी एक साथ बोलना है। हाँ, आपको गुरुजी सुनाई देता है? यस सुनाई देता है। अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। किससे निर्माण? अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। ओके सर, यहां पे हमारी लास्ट चर्चा चल रही थी, इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। इनको बैठाते हैं ऊपर और अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे कैसे बनती है वो सारी चर्चाएं अपन करते हैं। मैंने कहा दूर क्या होता है गुरुजी? आपने कहा दूर एक अव्यय होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। ये पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो हम स्वीकार कर रहे हैं, आगे हमें बता देना गुरुजी। बिल्कुल बता देंगे, ये अव्यय है। दूर से बनता है दूरी, तेज से बनता है तेजी, नजदीक से बनता है नजदीकी, समीप से बनता है समीपता या सामीप्य। उदाहरण हमने लिखे हैं पहले की क्लास में। फिर हमने लिखा है शीघ्र से बनता है शीघ्रता। बोलो शीघ्र से क्या बनता है? शीघ्रता। और मना से बनता है मनाही। बोलो क्या बनता है? मनाही। और जल्दी से बनता है जल्दबाजी। बोलो क्या बनता है? जल्दबाजी। ये अव्यय से बनी हुई भाववाचक संज्ञाएं हैं। कुछ एक और अव्यय से बनी हुई भाववाचक संज्ञाएं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, इनको भी ऐड कीजिएगा। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं ऊपर। क्या लिख देता हूं? ऊपर। ऊपर से अव्यय भाववाचक संज्ञा बनता है ऊपरी। क्या बनता है? ऊपरी। सर्वनाम और अव्यय वाली तो आप याद भी रख सकते हैं। ऊपर से बनेगा ऊपर और भीतर से बनेगा भीतरी, क्योंकि ये कम ही है। भीतर से क्या बन जाएगा? भीतरी। ओके सर। और कोई उदाहरण? और कोई उदाहरण की बात करें तो मैं यहां पे लिख देता हूं वाह वाह। क्या लिख देता हूं? वाह वाह। वाह वाह क्या होता है? एक अव्यय होता है और वाह वाह से बन जाता है वाह वाही। बोलो क्या बन जाता है? वाह वाही। समीप से क्या बन जाएगा? समीपता या सामीप्य। वो भी उदाहरण हमने लिख लिए। ये अव्यय से बनी हुई भाववाचक संज्ञाएं हैं। एक बाहर से बाहरी भी बन जाएगा। बोलो बाहर से बाहर खड़ा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं, जिनको अव्यय कहा जाता है। गुरुजी हमें ये तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इनको हम याद जरूर रख लेंगे। ये अव्यय से बनी हुई भाववाचक संज्ञाएं हैं। ये लो, बोलो किससे बनी हुई हैं भाववाचक संज्ञाएं? अव्यय से। तो हमने देखा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ, अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ। गुरुजी विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण करके बताओ ना? बिल्कुल बताएंगे। विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण अपन करने वाले हैं। तो हेडिंग डालिएगा विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। बोलो सभी एक साथ, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। बातें यही याद रखनी है। क्वेश्चन गलत होगा तो यहीं से, लेकिन होने नहीं दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। चीजों को डिटेल से जानना पड़ेगा, सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। विशेषण से। गुरुजी हमें नहीं पता कि विशेषण के शब्द कैसे होते हैं। हमें नहीं पता विशेषण के शब्द कैसे होते हैं। मैंने कहा आई नो आप नहीं जानते हो विशेषण के शब्द कैसे होते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं, उनको मान लो। वैसे बता देता हूं कि जो शब्द विशेषण की विशेषता, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, व्याप्ति मर्यादित करते हैं, यानी फैलाव को सीमित कर देते हैं। जो कैसा और कैसी का आंसर होता है वो विशेषण होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? विशेषण।
थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि विशेषण हम पढ़ेंगे। व्याप्ति मर्यादित का मतलब फैलाव को सीमित कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गाड़ी, गाड़ी गुरुजी एक जातिवाचक संज्ञा है, गाड़ियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैंने लिखा सफेद, सफेद गाड़ी। अब गाड़ी की विशेषता मैंने कहा गाड़ी कैसी, सफेद। कैसा और कैसी का जो आंसर आता है वो विशेषण होता है। मैंने कहा कैसा और कैसी का, कैसी गाड़ी सफेद, ये विशेषण है, गाड़ी की विशेषता बता रहा है। फैलाव को सीमित कैसे कर दिया, व्याप्ति को मर्यादित कैसे कर दिया। पहले जैसे मैंने शब्द लिया था गाड़ियां, आपके जहन में गाड़ी 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 बहुत सारी गाड़ियां आने लगी, और जैसे ही मैंने कहा सफेद गाड़ी तो ओनली फॉर आपके माइंड में सफेद गाड़ी आने लगी। यानी सफेद शब्द ने इस शब्द की व्याप्ति को क्या कर दिया है, मर्यादित कर दिया। मैंने यहां पे लिखा व्यक्ति, मैंने यहां पे लिखा व्यक्ति, व्यक्ति गुरुजी एक जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्ति 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 हमारे जहन में आ रहा है, लेकिन मैंने लिखा बूढ़ा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, बूढ़ा। और कैसा और कैसी का जो आंसर होता है वो विशेषण होता है। व्याप्ति को कैसे मर्यादित किया है, मैंने कहा बूढ़ा, जो पहले व्यक्ति कहा था, व्यक्ति बहुत सारे नजर आ रहे थे, अब जैसे ये शब्द आया बूढ़ा, ये कह रहा है कि ओनली फॉर बूढ़े बूढ़े व्यक्ति। अब आपके दिमाग में सीमित हो गया मामला व्यक्तियों का कि बूढ़े व्यक्ति ओनली फॉर। जैसे मैंने लिखा घोड़ा, जैसे मैंने लिखा घोड़ा, गुरुजी घोड़े घोड़े बहुत सारे हैं, और मैंने लिख दिया काला घोड़ा, तो अब आपके जहन में ओनली फॉर काले काले घोड़े नजर आने लगे। अब इसे पूछो कैसा घोड़ा, काला घोड़ा। तो यानी वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसकी व्याप्ति को मर्यादित करते हैं, मीन्स उसके फैलाव को सीमित कर देते हैं। और कैसा और कैसी का जो आंसर होता है जो विशेषण कहलाते हैं, और विशेषण को मॉडिफाई करके भाववाचक संज्ञा का भी निर्माण किया जा सकता है। गुरुजी बताना ऐसे भाववाचक संज्ञा का शब्द कैसे होते हैं। आइए अपन चर्चा का विषय बनाते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा, जैसे मैंने यहां पे लिखा सुंदर, क्या लिखा, सुंदर। मैंने आपसे बताओ रे सुंदर क्या है, गुरुजी सुंदर बच्चा, कैसा बच्चा, सुंदर बच्चा, सुंदर से बताओ भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है। मैंने कहा हाँ, सुंदरता। क्या बन गया, सुंदरता। अरे कोई आपसे पूछे सुंदरता क्या है, तो आपको कहना है सुंदरता एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है, और सुंदरता भाववाचक संज्ञा का यौगिक है, क्योंकि इसको तोड़ सकते हैं, और सुंदरता भाववाचक संज्ञा का निर्माण सुंदर से हुआ है। सुंदर एक विशेषण होता है। हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए, ऊपर ऊपर बेसिक बेसिक कुछ नहीं है। अगर आपको रियल में स्टार चाहिए तो चीजों को अच्छे तरीके से, चीजों को बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, बेहतरीन तरीके से सीखना पड़ेगा, पढ़ना नहीं। पढ़ना तो एक बार पढ़ लिया, लो पढ़ लिया, पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, चीजों को सीखना पड़ेगा। आप कोचिंग में जा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप पढ़ने के लिए मत जाइए, आप सीखने के लिए जाइए। जब वहां से कोचिंग से निकलें तो आपके दिमाग के अंदर आना चाहिए कि आज हमने कितना कुछ सीखा है। ये नहीं कि आज हमने बहुत सारा जो है लिख लिया है, घर पे जाकर के याद करेंगे। नो, जब यहां से आप निकलें, जब क्लास लेने के बाद में आपके माइंड में यूं चलना चाहिए चीज कि हमने सीखी कितनी है। क्योंकि कोचिंग और मैं ये जो क्लास लगाता हूं आपके लिए, पढ़ने के लिए नहीं, आपको सिखाता हूं। मैं पढ़ाता नहीं हूं, मैं आपको क्या करता हूं, कोशिश यही रहती है कि मैं आपको सिखाऊं। जितनी चीजें आपने पढ़ी वो सारी की सारी यहां से, इसके माध्यम से आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। चलिए ऐसे कुछ एक उदाहरण मैं और बता देता हूं गुरुजी, ऐसे कुछ और उदाहरण हमारे सामने और प्रस्तुत कर दीजिए। मैंने यहां पे लिखा, मैंने यहां पे लिखा कमजोर। क्या लिखा, कमजोर। गुरुजी कमजोर क्या होता है, तो मैंने पूछा आपसे क्या कमजोर किसी की विशेषता बता सकता है। यस सर, बता तो सकता है। जैसे लिखा कि कमजोर बच्चा, कैसा बच्चा, कमजोर बच्चा, विशेषण का शब्द है। क्या कमजोर से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है, कमजोरी। कमजोर से कैसा बन गया है, कमजोरी। कमजोरी एक विशेषण से बना हुआ भाववाचक संज्ञा का शब्द है। ऐसे और कितने शब्द हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा ललित। ललित सुंदर को कहते हैं, किसको कहते हैं, सुंदर को कहते हैं। ललित, और ललित से क्या बन जाएगा, लालित्य। यानी सुंदर होने का भाव क्या कहलाएगा, लालित्य कहलाएगा। सुनो 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 सुनो, एक बात और बता देता हूं, लालित्य, ललित्य। अब कईयों के जहन में आ रहा होगा गुरुजी ललित तो किसी का नाम होता है, लड़के का। हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा प्रेम क्या है, प्रेम एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है, लेकिन डिपेंड कभी कभी सेंटेंस पर, वाक्य पर भी कर जाएगा। जैसे मैंने कहा कि प्रेम आज जल्दी घर चला गया, प्रेम ने आज पढ़ाई नहीं की, तो यहाँ पे प्रेम शब्द किसी व्यक्ति का बोध करवा रहा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
कैसी संज्ञा है व्यक्तिवाचक वाक्य के अंदर, है ना। ललित आज स्कूल नहीं आया, वैसे ललित का अर्थ सुंदर होता है तो ललित से बन जाता है लालित्य। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, बिल्कुल बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो ललित से क्या बन जाएगा, लालित्य। और ध्यान दें, मैंने यहां आपके सामने एक शब्द लिखा है चतुर। क्या लिखा है, चतुर। मैंने कहा चतुर क्या है गुरुजी, चतुर व्यक्ति, एक चतुर नार बड़ी होशियार, है ना। विशेषता है कि नार कैसी है, चतुर है। तो ध्यान रखना, चतुर से आप कहेंगे सर ये प्रत्यय लगता है तो शब्द बनता है चातुर्य। अब गुरुजी चा कहां से आ गया, ये कैसे जुड़ गया, ये शब्द कैसे बना, वो आगे का विषय है। शांति शांति, धैर्य धारण कीजिएगा, पेशेंस आपके पास होना चाहिए। अभी आप स्वीकार करेंगे चतुर में यह लगने से चातुर्य शब्द बनेगा। गुरुजी शब्द सिखाएंगे हमें, कुछ चीजें साथ साथ में एक्सेप्ट करनी होती। चतुर से चातुर्य और शब्द बनेगा चतुरता, ता भी लगा सकते हो, चतुरता। मैंने कहा ऐसा ही एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मधुर। मधुर का मतलब क्या होता है, मीठा। ध्यान रखना, मधुर में रे प्रत्यय लगा हुआ है। मधुर में पूछा जाए कि कितने प्रत्यय लगे हुए हैं, तो मधुर में 2 प्रत्यय लगे हुए हैं। ता प्रत्यय भी लगा हुआ है, मधु के साथ में रे मधुर भी लगा हुआ है। मधु प्लस रे मधुर, फिर ता लगा हुआ है, तो 2 प्रत्यय। आगे हम प्रत्ययों में चर्चा करेंगे। मधुर में जब आप यह प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द क्या बनेगा, माधुर्य। बोलो क्या बनेगा, माधुर्य। और गुरुजी मधुर से क्या बन सकता है, मधुरता। बोलो क्या बन सकता है, मधुरता। बात समझ में आ रही है, यस सर आ रही है। यानी ये शब्द विशेषण है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का, यौगिक भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हो रहा है। मैंने कहा और बताओ, मेरे यहां पे लिखा है विद्वान। क्या लिखा है, विद्वान। विद्वान, विद्वान। विद्वान के साथ में जैसे ही आप ता लगाएंगे तो आप कहेंगे सर यहां पे विद्वत्ता बन जाएगा। बोलो शब्द क्या बन जाएगा, विद्वत्ता। क्या बन जाएगा, विद्वत्ता। तय के ऊपर तय आएगा। नोट कर लेना, जहां पे लास्ट में वान हो, जहां पे लास्ट में वान हो, देखो विद प्लस वान ऐसे है ये शब्द। विद प्लस क्या लगा हुआ है, वान। वान, वान शब्द जब प्रत्यय जोड़ता है तो वत के साथ में जोड़ता है। किसके साथ में जोड़ता है, वत। तो आप कहेंगे सर विद्वत के साथ में ता जोड़ा है तो शब्द क्या बन गया, विद्वत्ता। विद्वान से बताओ कैसी संज्ञा बन जाती है, विद्वत्ता। इसी प्रकार से मान का मत बनता है। ध्यान रखना, अगर किसी भी शब्द के पीछे मान लगा हुआ हो तो आप कहेंगे सर मत के साथ में प्रत्यय जोड़ते हैं। ऐसा मैं उदाहरण दे देता हूं आपको। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं श्रीमान। क्या लिख रहा हूं, श्रीमान। श्रीमान के साथ में मैंने कहा प्रत्यय जोड़िएगा। मान का मत होता है, वान का वत होता है, तो आप कहेंगे सर श्रीमान से श्रीमत्ता। बोलो क्या बन जाएगा, श्री में मत और तय आ गया, ता आ गया और शब्द क्या बन गया, श्रीमत्ता। तो ऐसे बनेगा श्रीमान से श्रीमत्ता। एक शब्द और, आयुष्मान। क्या होता है, आयुष्मान। मैंने कहा आयुष्मान में, आयुष्मान में आप जो है ता प्रत्यय लगाइएगा। गुरुजी आयुष्मान में जैसे ही लगाएंगे तो शब्द बनेगा आयुष्मत्ता। बोलो क्या बन जाएगा, आयुष्मत्ता। आयुष्मत्ता एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है। जो आयुष्मान शब्द था, आयुष्मान में पीछे आपको मत मान करके ता प्रत्यय जोड़ देना है। क्या मान करके, मत मान करके ता प्रत्यय जोड़ देना है। बताओ बात समझ में आ गई, बिल्कुल गुरुजी। जैसे महान, जैसे क्या होता है, महान। और यहाँ पे भी आपको तय जोड़ करके यहाँ पे क्या कर देना है, मेहता। क्या कर देना है, मेहता। बताओ बात समझ में आ रही है, आ रही। तो गौर फरमाए, विशेषण से भाववाचक संज्ञाओं का अपन क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। विशेषण से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे, एक ध्यान रखना, धीर। धीर व्यक्ति, धीर बच्चा, धीर, धीर से बन जाएगा धीरता। बोलो क्या बन जाएगा, धीरता। और जैसे ही आप यह प्रत्यय जोड़ते हैं तो बोलो शब्द क्या बन जाएगा, धैर्य। क्या बन जाएगा, धैर्य। इंपॉर्टेंट शब्द मैंने आपके सामने लिखे हैं। विशेषण से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, ऐसे बहुत सारे होते हैं। विशेषण का आपको नॉलेज होना चाहिए। विशेषण हम पढ़ेंगे, ऐसे कितने एक उदाहरण मैंने आपको कहा। आप मुझे मैसेज करेंगे तो पर्सनली जो स्टूडेंट ऑफलाइन वगैरह पढ़ रहे हैं तो उनको तो मैं सीट वगैरह भेज ही देता हूं। और जैसे आप जो ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, और मैसेज करने के बाद में आपको जो है इसकी जो है प्रत्येक टॉपिक की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक करना है, शेयर करना है और साथ साथ में सब्सक्राइब करना है और घंटे वाले निशान को दबाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं जो मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको समझा दूंगा। समझा क्या है, उसमें देखना है कि ये उदाहरण होते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ।
और अब हम देखते हैं, हाँ एक शब्द और ध्यान रखना, चलो उसकी चर्चा आगे मैं कर रहा हूं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। बोलो किससे? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अरे कोई आपसे पूछे क्या जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण, संज्ञा का निर्माण। जातिवाचक संज्ञा के शब्द कोई आपसे पूछे कैसे होते हैं? वे शब्द को जो किसी जाति का बोध करवाते हैं, वे शब्द जो किसी वर्ग का बोध करवाते हैं, उन शब्दों को बोलो क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा से भी क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा का। सभी ध्यान दें, सभी गौर फरमाएं। वे शब्द जो किसी जाति, स्त्री हैं, पुरुष हैं, मानव है, पेड़ है, कुर्सी है, पंखा है, घड़ा है, ये बहुत सारे होते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है? किया जा सकता है। कुछ एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिए। मैंने यहां आपके सामने एक शब्द लिखा मानव, और कोई आपसे पूछे बताओ रे मानव कैसी संज्ञा है? मानव तो गुरुजी संसार में एक जाति है। मानव तो संसार में एक जाति है, और ये जाति है जो जाति नहीं, मानव के साथ में तय लगा देने से बोलो शब्द क्या बन जाएगा? मानवता बन जाएगा। बोलो क्या बन जाएगा? मानवता बन जाएगा। ये बहुत बार पूछा जाने वाला शब्द है। मानवता में कितने प्रत्यय हैं? प्रत्यय में जानेंगे। मनु प्लस ए प्लस ता, मनु प्लस ए प्लस ता, इस मानवता में 2 प्रत्यय हैं। बोलो कितने प्रत्यय हैं? 2 प्रत्यय। आगे चर्चा करेंगे। अभी आपको ध्यान रखना, मानव से क्या बन जाएगा? मानवता। ओके सर। और कोई ऐसा उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखा स्त्री। मैंने कहा स्त्री क्या होती है? स्त्री एक जातिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। स्त्री के साथ में त्वय प्रत्यय लगता है, तो शब्द क्या बन जाता है? स्त्रीत्व। बोलो शब्द क्या बन जाता है? स्त्रीत्व। ओके सर। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे एक शब्द लिख देता हूं पुरुष। क्या लिख देता हूं? पुरुष। और पुरुष के साथ में त्वय प्रत्यय लगता है, तो बोलो शब्द क्या बन जाता है? पुरुषत्व। बोलो क्या बन जाता है? पुरुषत्व। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे शब्द लिख देता हूं कलाकार। क्या लिख देता हूं? कलाकार। मैंने कहा कलाकार क्या है? कलाकार एक जाति होती है, और कलाकार में ई लगा देते हैं, तो शब्द क्या बन जाता है? कलाकारी। क्या बन जाता है? कलाकारी। कलाकारी। ई प्रत्यय वाले उदाहरण जो है मैंने विशेषण में नहीं बताए, तो ध्यान रखना। जैसे होशियार, क्या लिखा? होशियार। होशियार एक विशेषण है, और होशियार के साथ में जैसे ही आप ई लगा देते हैं, तो शब्द क्या बनेगा? होशियारी। क्या बनेगा? होशियारी। बताया था मैंने, कमजोर के साथ में ई, कमजोर याद आ गया मुझे। होशियार के साथ में ई लगा दिया, तो शब्द क्या बन गया? होशियारी। कलाकार से कलाकारी बन गया। मैंने कहा नवाब क्या होता है? नवाब एक जाति है गुरुजी, नवाब के साथ में ई लगा दिया, तो शब्द क्या बन गया? नवाबी। बोलो क्या बन गया? नवाबी। इसी प्रकार से आप कहेंगे गुरुजी मित्र शब्द है। बोलो क्या है? मित्र। इसको यहां से हटा देता हूं, कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाओ। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे एक शब्द लिख देता हूं मित्र, और मित्र के साथ में ता लगा देता हूं। बोलो शब्द क्या बन जाता है? मित्रता। मित्रता एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है, जिसका निर्माण जातिवाचक संज्ञा से हुआ है। इसी प्रकार से मैं एक शब्द लिख देता हूं शत्रु, और शत्रु के साथ में ता लगा दो, तो बोलो शब्द क्या बन जाता है? शत्रुता। बोलो क्या बन जाता है? शत्रुता। ओके सर। इसी प्रकार से एक शब्द लिख देता हूं बंधु। क्या लिख देता हूं? बंधु। और बंधु के साथ में त्वय प्रत्यय लगा देता हूं, तो शब्द बन जाता है बंधुत्व। बोलो शब्द क्या बन जाता है? बंधुत्व। या फिर आप कह सकते हैं बंधुता। क्या बन जाता है? बंधुता। ठीक इसी प्रकार से मैं यहाँ पे एक शब्द लिख देता हूं पंडित। गुरुजी पंडित एक जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। इन उदाहरणों का आप विशेष ध्यान रखना। पंडित में यह प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा पांडित्य। पंडित होने का भाव क्या कहलाएगा? पांडित्य। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे एक शब्द लिख देता हूं पुरोहित। बोलो शब्द क्या लिख देता हूं? पुरोहित। और पुरोहित के साथ में आप जैसे ही यह प्रत्यय लगाते हैं, तो शब्द बनेगा पौरोहित्य। पुरोहित एक जाति है।
पौरोहित्य, पौरोहित्य, पौरोहित्य। तो इन शब्दों को आपको ध्यान रखना है, सीट के माध्यम से आपको मिलेंगे एक दिन, या फिर आप कहेंगे तो मैं यहाँ पे पीपीटी के माध्यम से भी उन शब्दों को आपके सामने रख सकता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं। मानवता, स्त्रीत्व, पुरुषत्व है, पुरुषत्व लिख दिया क्या मैंने? हाँ, पुरुषत्व, कलाकारी, नवाबी, मित्रता, शत्रुता, बंधुता, बंधुत्व, पांडित्य, पौरोहित्य, ये ऐसे शब्द हैं जो जातिवाचक संज्ञा से निर्मित हुए हैं। बोलो किससे निर्मित हुए हैं? जातिवाचक संज्ञा से निर्मित हुए हैं। बात समझ में आ गई है अच्छे तरीके से। अब आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, नोट कर लेना, नोट कर लेना अच्छे तरीके से। मैं इन शब्दों को रफ करता हूं, उदाहरण तो कहीं से भी बहुत सारे मिल सकते हैं, चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। एक नोट लिख लेना, एक नोट लिख लेना कि कुछ शब्द जातिवाचक संज्ञा और विशेषण दोनों में चलते हैं, ध्यान देना। इसको पहले यहां रखते, फिर आराम से समझने की कोशिश करते हैं। नोट पहले मैं लिखवा देता हूं, फिर इसके ऊपर चर्चा करते हैं। कुछ शब्द, कुछ शब्द जातिवाचक, जातिवाचक तथा विशेषण, विशेषण दोनों में चलते हैं, दोनों में चलते हैं। अरे पॉइंट यही जानने का है, इसके बारे में ही आपको बेहतर तरीके से जानकारी को जुटाना है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जातिवाचक संज्ञा और विशेषण दोनों में चलते हैं। गुरुजी ऐसे कौन से शब्द हैं? ध्यान दें, मैं यहां पे एक शब्द लिख देता हूं बूढ़ा। क्या लिख देता हूं? बूढ़ा। मैं यहां पे एक शब्द लिख देता हूं चोर। क्या लिख देता हूं? चोर। मैं यहां पे एक शब्द लिख देता हूं अमीर, और मैं यहां पे लिख देता हूं गरीब, गरीब। बूढ़ा, चोर, अमीर, गरीब और विद्वान, विद्वान। लगभग तो इनको विशेषण में माना जाता है, लेकिन ये ऐसे शब्द हैं जो दोनों के अंदर चलते हैं, जातिवाचक संज्ञा भी होते हैं, विशेषण भी होते हैं। बस यही बात आपके जानने के लिए है, इसी बात को अच्छे तरीके से जानना है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान देना, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है, बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है। तो गुरुजी यहाँ पे जो बूढ़ा शब्द है व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। यहाँ पे बूढ़ा, बूढ़ा जो शब्द आया है ये विशेषता के रूप में आया है, विशेषण के रूप में आया है, ये विशेषण का शब्द हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा बूढ़ों का सम्मान करो। बताओ बूढ़ों का क्या करो? सम्मान करो। तो गुरुजी जब विशेषण के साथ में जब कारक की विभक्तियां लग जाती हैं तो विशेषण विशेषण नहीं रहता, जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जो न्यू स्टूडेंट है उनको ये नहीं पता कि कारक की विभक्तियां क्या होती हैं, कारक की विभक्तियां क्या होती हैं। जब विशेषण के साथ में या कारक की विभक्तियां जो होती हैं संज्ञा और सर्वनाम के साथ में ही लगती हैं, अगर कारक की विभक्तियां विशेषण के साथ में क्रिया के साथ में लग जाती हैं तो ना ही तो क्रिया क्रिया रहती है, ना ही विशेषण विशेषण रहता है। विशेषण तो बन जाता है जातिवाचक संज्ञा और क्रिया बन जाती है क्रियार्थक संज्ञा, जिसको डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने चौथा भेद माना है। कौन सा भेद माना है? चौथा भेद। समझने की कोशिश करो, जो न्यू स्टूडेंट है वो इस बात को ऐसे समझे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण में भी चलते हैं, जातिवाचक संज्ञा में भी चलते हैं। जैसे मैंने कहा गरीब बच्चा, बच्चे की विशेषता है गरीब। लेकिन जैसे मैंने कहा बूढ़ा व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता है। बूढ़ों का सम्मान करो, यहाँ पे बूढ़ा शब्द आया है, ये ना तो किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, ना यहाँ पे कोई आदमी शब्द है, ना ही कोई शब्द है किसी की विशेषता नहीं बता रहा है। ये एक जाति का बोध करवा रहा है, बूढ़े बूढ़े व्यक्तियों की, यानी बूढ़े लोगों की क्या करवा रहा है? जाति का बोध करवा रहा है। तो यहाँ पे बूढ़े जाति का बोध करवा रहा है। और ध्यान रखना
जब कारक की विभक्ति लग गई तो विशेषण विशेषण नहीं रहता, जातिवाचक संज्ञा बन जाता। आगे हम चर्चा करेंगे अच्छे तरीके से। तो बूढ़ा जो है गुरुजी, अमीर, अमीर विशेषण है या फिर जातिवाचक संज्ञा? वैसे ये विशेषण है। अमीर व्यक्ति, अमीर लड़का, अमीर बच्चे, अमीर एक विशेषण का शब्द है। लेकिन मैं कहूं कि अमीरों को देखो, इस शहर में अमीर रहते हैं। अब अमीर एक जाति का बोध कराने वाला शब्द बन चुका है। ऐसी बातों को जानना है। मैं आपसे कहूं गरीब व्यक्ति, गरीब बच्चा, गरीब लड़का, आप कहेंगे सर यहां पे लड़का, बच्चा और व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है गरीब शब्द के द्वारा। लेकिन मैंने कहा गरीबों पर दया करो। अब गरीबों जातिवाचक संज्ञा बन चुका है। क्या बन चुका है? जातिवाचक। तो गुरुजी आप हमें ये बात बताएं, आप हमें कृपया ये बात बताने की कोशिश करें। शब्द हमारे सामने आया गरीबी, बोलो क्या आ गया? गरीबी। एक शब्द और यहां चोर लिखा हुआ है, गरीबी। हमसे कोई पूछेगा, अरे हमसे कोई इन फ्यूचर पूछेगा गरीबी क्या है, हम कहेंगे गरीबी एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है। लेकिन एग्जामिनर पूछेगा इसका निर्माण किससे हुआ है, विशेषण से या जातिवाचक संज्ञा से? अब जाएं तो जाएं कहां, करें तो करें क्या गुरु? क्योंकि गरीब शब्द विशेषण भी, गरीब शब्द एक जाति, हम जो है इसको प्रूफ कर सकते हैं, बता सकते हैं। दोनों ऑप्शन में आपको नहीं मिलेंगे, दोनों ऑप्शन में आपको नहीं मिलेंगे। गरीब एक आपको कहना विशेषण भी है और गरीब आपको कहना है जातिवाचक संज्ञा भी है। अगर दोनों ऑप्शन में मिले तो आप इसको विशेषण कर देना, लेकिन विशेषण नहीं हो और जातिवाचक दिया हो तो भी आपको जो है विशेषण नहीं हो और जातिवाचक दिया हो तो जातिवाचक पे टिक कर देना। फिर से हमें क्या करना है? लड़ना नहीं है। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए। ज्यादातर इन शब्दों को किसमें माना जाता है? विशेषण में। अगर गरीबी भाववाचक संज्ञा का निर्माण आ जाए, जातिवाचक संज्ञा और विशेषण ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप कहेंगे सर हम विशेषण मान लेंगे। और हम अगर हमारे सामने वो व्यक्ति आए जिसने ये क्वेश्चन बनाया, हम उसको तर्क के माध्यम से बता सकते हैं ये जातिवाचक संज्ञा भी है। लेकिन हम आपका माइंड रीड कर रहे हैं, आप ज्यादातर इन शब्दों को विशेषण में मान रहे हो, तो हम विशेषण का टिक करेंगे और आप सही कर दोगे। मैं उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जिस क्वेश्चन में विशेषण ऑप्शन में ही नहीं है। विशेषण ऑप्शन में ही नहीं है, जातिवाचक दिया गया है। तो गुरुजी जातिवाचक भी हम मना नहीं करेंगे। अब एग्जामिनर इसको जातिवाचक मान रहा है और जातिवाचक मानना पड़ेगा। अब तो इसे हर कंडीशन में जातिवाचक मानना पड़ेगा। ध्यान रखना, कुछ शब्द मैंने लिखा चोर, ऐसे चीजों को समझिएगा। चोर, चोर एक क्या है गुरुजी? चोर लड़का, चोर व्यक्ति, चोर बच्चा, ये विशेषण है। मैंने लिखा कि यहां चोर रहते हैं, अब चोर एक जाति का बोध करवा रहा है। तो चोरी भाववाचक संज्ञा विशेषण से माने या जातिवाचक संज्ञा से? दोनों ऑप्शन में नहीं होने चाहिए। अगर है तो विशेषण को टिक कर देंगे, ठीक हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों ऑप्शन में दे। अगर जातिवाचक आए विशेषण नहीं आए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, जातिवाचक कह देंगे। फिर क्या कह देंगे? जातिवाचक। हालांकि ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऑप्शन नहीं रखने चाहिए, होगा भी नहीं। अगर हुआ तो हमें हर तरीका आता है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उनसे लड़ें। अगर ये क्वेश्चन किसी ने डिलीट करवाया तो भी आपका फायदा, अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनर की तरफ से सही माना गया तो भी आपका क्वेश्चन सही है। मैं तो वो तरीका सिखा रहा हूं, मैं वो टीचर नहीं हूं। अरे ये होगा, उत उपसर्ग होता ही नहीं है, उद ही होता है, ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे एग्जामिनर उत भी मानता है, उद भी मानता है। हमें एग्जामिनर के अकॉर्डिंग उसका माइंड सेट पढ़ करके हमें कौन सा प्रश्न सही करना है, ध्यान रखना। एक शब्द आया था चौमासा, क्या आया था? चौमासा। अब ये पटवारी के अंदर चौमासा शब्द आया था। ये हम जानते हैं, हमारा मन कहता है कि विशेष 4 महीने होते हैं। चौमासा शब्द एक बहुव्रीहि समास है। एनसीईआरटी के हम पेज खोलते हैं, द्विगु समास में चौमासा लिखा हुआ है और कहीं ना कहीं इसको द्विगु समास में भी हमने लिखा। अगर दोनों ऑप्शन में आए तो हम तो जानते हैं, हमारा मन जो है चिल्ला चिल्ला के दिल कह रहा है कि ये बहुव्रीहि समास है। लेकिन एग्जामिनर आज से मैंने देखा कि 3-4 एग्जाम्स के अंदर इसको द्विगु समास मान चुका है। तो आप द्विगु माना, ऐसे कुछ एक उदाहरण, तो गलत नहीं होगा। वो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग हमें ज्यादा लड़ना नहीं पड़ेगा। रिट लगा दे, मैं आपको जो है वासुदेव नंदन की बुक बता देता हूँ, इसके अंदर ये चौमासा बहुव्रीहि समास लेगा। हमें गुरुजी अगर किसी ने गलत करवाया तो भी हमें फायदा,
अगर एग्जामिनर की तरफ से सही माना गया तो भी हमें फायदा, हमें नुकसान नहीं होना। हमें दोनों तरीकों से पढ़ना है, हर तरीके से पढ़ना है, वो तरीका हमें पता होना चाहिए। तो आप कहेंगे गुरुजी आप क्या बता रहे हो, मैं ये बता रहा हूं। अपने मुद्दे पे आते हैं। कुछ शब्द बूढ़ा, चोर, अमीर, गरीब, विद्वान, विद्वान, ये ऐसे होते हैं जो विशेषण और जातिवाचक दोनों में चलते हैं। अगर इनसे कोई भाववाचक संज्ञा बनती है कह देंगे विशेषण। अगर जातिवाचक, हम जानते हैं जातिवाचक भी हैं। अगर विशेषण नहीं है तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास जातिवाचक संज्ञा होना चाहिए, हालांकि दोनों ऑप्शन में नहीं देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे तो बूढ़ा से बन जाता है बुढ़ापा, बूढ़ा से क्या बन जाता है, बुढ़ापा। आपसे पूछा जाए बुढ़ापा किससे बनी हुई भाववाचक संज्ञा है, आप कहेंगे सर जातिवाचक संज्ञा से भी विशेषण से भी। दोनों ऑप्शन में तो विशेषण को टिक कर देंगे। अगर विशेषण नहीं है तो जातिवाचक भी हम टिक करेंगे, बिल्कुल सही बात है। चोर से चोरी बनता है, अमीर से अमीरी बनता है, गरीब से गरीबी बनता है, विद्वान से मैंने आपको बताया विद्वत्ता बनता है। बोलो क्या बनता है, विद्वत्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लास्ट चर्चा करते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। क्या इनको रफ कर दिया जाना चाहिए, यस सर, इनको रफ कर दो और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। मैंने कहा ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो, अब हम किससे पढ़ेंगे, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। बोलो किससे, क्रिया से, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। मैंने कहा क्रिया क्या होता है, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या न होना पाया जाए उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। अभी जानते हैं, निश्चिंत रहिएगा। अच्छे तरीके से पढ़ना है तो क्लास में आप रुकिएगा। अगर आपको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ना है, शायरियां सुननी है ये वो, तो आप कोई बात नहीं है, यहाँ पे भीड़ नहीं करें। हाँ गुरुजी सिलेक्शन के लिए पढ़ना है हमें तो, ओनली फॉर। और थानेदार जब बन जाएंगे तब आपके पास आएंगे, गुरुजी हम बन करके आगे। ध्यान देना, पहले तो गुरुजी हमें क्रिया का पता नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि क्रिया का शब्द क्या होते हैं, क्रिया कैसे शब्दों को कहते हैं। हमने जान लिया कि अव्यय आपने बता दिए, अव्यय के शब्द क्या होते हैं नहीं पता। सर्वनाम के शब्द आपने बता दिए, हमने स्वीकार कर लिया सर्वनाम के शब्द है। विशेषण के शब्द विशेषता बताते हैं। जातिवाचक संज्ञा के बारे में अच्छे तरीके से हम जानते हैं, जो जाति का बोध करवाते हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, ये क्रिया क्या है, जिन शब्दों से किसी काम का, किसी कार्य का होना या करना पाया जाए। ध्यान देना, ऐसे शब्द जो किसी काम का, किसी कार्य का बोध करवाते हैं, उन शब्दों को क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। गुरुजी जैसे मैंने कहा बच्चा फिल्म देख रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, फिल्म देख रहा है। मैंने कहा क्रिया का शब्द कौन सा है, देखना। क्रिया का शब्द क्या है, देखना। फिर हमने देखा कि बच्चा पतंग उड़ा रहा है या फिर पतंग आकाश में उड़ रही है, तो उड़ना क्रिया है। गाय पानी पी रही है, बोलो काम क्या कर रही है, पीने का। मैं पढ़ा रहा हूं, काम क्या कर रहा हूं, पढ़ाने का, है ना। गुरुजी कुछ लिख रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, लिखने का। पंखा चल रहा है, बोलो काम क्या कर रहा है, चलने का। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, बोलो बोलो क्या काम क्या कर रहा है, चलाने का। वो दौड़ा रहा है, काम क्या कर रहा है, दौड़ाने का। गधा घास चर रहा है, बोलो काम क्या कर रहा है, चरने का। अच्छा, जो शब्द काम का बोध करवाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है, देखना, नहाना, धोना, पीना, सोना, उठना, बैठना। अरे धोबी कपड़े धो रहा है, मैंने आपसे पूछा काम धोने का, तो यहाँ पे धोना शब्द आया ना, ये क्रिया का है। बोलो कैसा है, क्रिया का। सभी एक साथ जो शब्द, हाँ सभी को एक साथ में बोलना है। जो शब्द क्रिया का बोध करवाते हैं, काम का बोध करवाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। ओके सर, वी आर अंडरस्टैंड। बहुत अच्छे तरीके से हम समझ चुके। मैंने कहा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है, यस सर हो सकता है। आप कह रहे हैं तो हम मान लेंगे, मानना क्या होता ही है। वह कमरा सजा रही है, काम क्या कर रही है, सजाने का। मोहन घबरा गया, बोलो काम क्या कर लिया उसने, घबराने का। काम कौन सा हुआ है, घबराने का। अरे यहाँ
घबराने का। ओके सर। मैंने कहा उसने उसको लूट लिया, बताओ काम क्या है? लूटने का। वह चलता है, बताओ काम क्या हुआ? चलने का। चलने का है ना। मैंने लिखा वह खेलता है, बोलो काम क्या हुआ? खेलने का। खेलने का। मैंने कहा वह काम क्या कर रहा है? वह काम कर रहा है पढ़ने का, तो पढ़ना भी क्रिया। पढ़ना भी क्या हो जाएगा? क्रिया। मैंने कहा वह पानी भर रहा है, बोलो काम क्या हो गया? भरने का। उसने किसी को चुन लिया, बताओ काम क्या हुआ? चुनने का। वह कुछ पहन रहा है, बोलो काम क्या हुआ? पहनने का। पहनने का। पहनने का। पहनना काम है। गुरुजी आपने यहाँ पे जितने भी शब्द लिखे हैं वो सारे के सारे क्रिया के शब्द लिखे हैं। बोलो कैसे लिखे हैं क्रिया के शब्द? क्या इनसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है? यस, इनसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है। जैसे सजाना के साथ में आप आवट प्रत्यय लगाएंगे। आवट प्रत्यय मैंने आपको बताया भाववाचक संज्ञा का निर्माण करता है। और मैंने आपको यह भी बताया था जब भी आप क्रिया के साथ में ना जो है प्रत्यय लगाएंगे तो क्रिया का ना हटाया जाता है। क्या हटाया जाता है? ना। सजाना के साथ में ना आवट लगाना है तो शब्द बचा सजा, और सजा के साथ में जैसे ही आवट जोड़ेंगे तो बोलो शब्द क्या बनेगा? सजावट। क्या बनेगा? सजावट। गुरुजी क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा? सजावट कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। आपको कहना है ये भाववाचक संज्ञा। अरे आपसे पूछा जाएगा ये भाववाचक संज्ञा का कैसा शब्द है? रूढ़ है या फिर यौगिक है? आप कह देंगे यौगिक भाववाचक संज्ञा का शब्द। इसको तोड़ा सा जा सकता है। कैसे तोड़ा जा सकता है? आवट प्रत्यय है और सजा और फिर वापस ना लगा दो, सजाना। अरे पूछा जाएगा सजावट भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ है? तो आप कहेंगे सर सजाना क्रिया होती, क्रिया से हुआ है। ओके सर। मैंने लिखा घबराना से कोई भाववाचक संज्ञा बन सकती है? यस सर। आहट प्रत्यय लगा दो और शब्द क्या बन गया? घबराहट। क्या बन गया? घबराहट। ना हटाएंगे। लूटना के साथ में ए लगा करके मैंने कहा शब्द क्या बन गया? लूट। लूट एक भाववाचक संज्ञा का जिसका निर्माण क्रिया से हुआ है। चलना से क्या बन जाएगा? चाल। चाल एक क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा का शब्द है। खेलना से क्या हो जाएगा? खेल। खेल एक भाववाचक संज्ञा का निर्माण जिसका क्रिया से निर्माण हुआ है। पढ़ना के साथ में मैंने कहा आई जोड़ दो तो बोलो शब्द क्या बन गया? पढ़ाई। पढ़ाई एक भाववाचक संज्ञा का निर्माण जिसका क्रिया से निर्माण हुआ है। भरना के साथ में आव जोड़ दो तो बोलो शब्द क्या बनेगा? भराव। चुनना के साथ में आव जोड़ दो तो बोलो शब्द क्या बनेगा? चुनाव। और पहनना के साथ में आवा जोड़ दो तो बोलो शब्द क्या बनेगा? पहनावा। बोलो क्या बनेगा? पहनावा। ध्यान देना सभी एक साथ। पढ़ाई, भराव, चुनाव, पहनावा, सजावट, घबराहट, लूट, चाल और खेल, ये जितने भी शब्द मैंने आपके सामने लिखे हैं क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। बोलो किससे बनी हुई है? क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। आशा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक की जानकारी आपको जबरदस्त वाले तरीके से क्या हो चुकी है? समझ में आ चुकी है। बताओ भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस किस से किया रे? सर्वनाम से किया, जातिवाचक संज्ञा से किया, विशेषण से किया, अव्यय से किया और किससे किया? क्रिया से किया। अब ध्यान रखना यदि कोई आपसे पूछे कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से किया जाता, आंसर आपका 5 दे देना, लेकिन हम जानते हैं 6 प्रकार से किया जाता। मान लिया कोई एग्जाम के अंदर तो कोई बात नहीं, उनके मान लेने से अंतिम सत्य नहीं हो जाता। हम यहां पे लिखेंगे, हाँ ये जरूर पूछा जा सकता है इस प्रकार से क्वेश्चन जो आगे अपन पढ़ रहे हैं। देखना लिख रहा हूं यहां पे, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण गुरुजी होता है। हाँ होता है, होता है, होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है गुरुजी अभी बताते हैं। थोड़ा आप पेशेंस रखो, धैर्य धारण करें, आगे बढ़ो। आप तो बस आगे बढ़ो। तो हंस तो मुस्कुरा रोना बंद कर दे, जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। हाँ चलो भाई, ऐसे कैसे कर रहे हो आप? हाँ।
व्यक्तिवाचक संज्ञा तो हम गुरुजी अच्छे तरीके से जानते हैं, और आप आज हमें ये भी नॉलेज दे रहे हो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अरे मैंने तो पता नहीं कितनी कितनी बातें आपको बता दी, आप बस याद ही नहीं रखते, वो अलग बात है। बोलो किससे निर्माण करोगे? गुरुजी व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। मैंने कहा बताओ उदाहरण। अभी देखो, मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा है राम। बोलो क्या लिखा है? राम। ओके सर, राम। मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा है कृष्ण। ओके सर, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है? मैंने कहा हाँ रे है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है कृष्ण। यस। मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा है रावण। वो यस सर, रावण भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने आपके सामने शब्द लिखा है शिव। यस सर, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने लिखा ईश्वर, आपने बहुत अच्छे से बताया था गुरुजी, ईश्वर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे और भी शब्द। मैंने कहा बताओ मुझे राम से कोई भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है? यस सर, रामत्व, राम होने का भाव रामत्व। रामत्व एक भाववाचक संज्ञा है, इसका निर्माण कैसे हुआ? आप कहेंगे पूरा विश्लेषण करेंगे इस शब्द का, रुक जाओ अभी। रामत्व एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है, ये रूढ़ नहीं है, यौगिक है, इसको तोड़ा जा सकता है। राम प्लस तो, जैसे ही हमने तोड़ा तो राम शब्द चिल्ला चिल्ला के कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बोलो कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ध्यान रखना। तो आपको कहना रामत्व एक व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ शब्द है। मैंने कहा कृष्ण, गुरुजी कृष्ण होने का भाव क्या होता है? कृष्णत्व। बोलो क्या होता है? कृष्णत्व। तो कृष्ण होने का भाव, और जिसमें रावण होने का भाव है तो उसको क्या कहते हैं? उसमें कैसा भाव है? रावणत्व। बोलो कैसा भाव है? रावण जैसा भाव रावणत्व कहलाएगा, और शिव होने का भाव शिवत्व कहलाएगा ना। शिव होने का भाव क्या कहलाएगा? शिवत्व। और ईश्वर में यह प्रत्यय लगा तो शब्द बनेगा ऐश्वर्य। ईश्वर होने का भाव क्या कहलाएगा? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य भाववाचक संज्ञा का निर्माण ईश्वर से, और ईश्वर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। बात समझ में आ रही है? यस। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा का, हमने तो 6 प्रकार से, आप टिक 5 पे लगा देना, जानते हैं कुछ चीजें, लेकिन सीधा क्वेश्चन आए कि स्वीत्व भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ है? व्यक्तिवाचक संज्ञा से। बोलो किससे हुआ है? व्यक्तिवाचक संज्ञा से। ऐसे आपको आंसर देना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्या गुरुजी हमारी भाववाचक संज्ञाएं कंप्लीट हो चुकी हैं? भाववाचक संज्ञा फीलिंग का बोध कराने वाले शब्द हैं। विशेषण और भाववाचक संज्ञा को हम अलग कर सकते हैं। फिर आपने अलग अलग प्रकार से रूढ़ और यौगिक शब्दों को बता दिया है। अब भाववाचक संज्ञा के बारे में क्या रह चुका है? क्या भाववाचक संज्ञा के बारे में कुछ और यूनिक बातें हम जानने वाले हैं? यस, तो हेडिंग डालिएगा। क्या हेडिंग? यदि भाववाचक संज्ञा का, यदि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए, तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं यदि भाववाचक संज्ञा का, बोलो क्या बना दोगे रे आप? गुरुजी बहुवचन बना देंगे। हम नहीं बनाएंगे, एग्जामिनर बना देगा, तो हम उसको कह देंगे जातिवाचक। गुरुजी समझ में नहीं आया? समझाया नहीं अभी तक? हाँ। चलो भाई ऊपर चलो, इधर सीधे बैठो। हाँ, थोड़ा और ऊपर। अरे ये क्या हो गया? वापस वापस वापस। यस, चलिए। हमने लिखा यदि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो वो क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। पॉइंट को समझने की कोशिश करें अच्छे तरीके से।
व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बनाओ तो आप बताओ क्या कौन सी संज्ञा बनाओगे गुरुजी? व्यक्तिवाचक, रावण से रावणों बनाया, जातिवाचक बना। और जैसे जय हरिचंद्र से हरिचंद्रो बनाया, जातिवाचक। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बन गया। और आपने कहा था द्रव्यवाचक संज्ञा, उसका बहुवचन बनता ही नहीं, आपको नोट याद रखना है। द्रव्यवाचक जैसे जो है मैंने यहाँ पे लिखा लगभग, सोना तो सोना से सोने नहीं होगा, पानी से पानियों नहीं होगा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता। यदि भाववाचक संज्ञा का शब्द है और बहुवचन बना दिया तो वो जातिवाचक बन जाएगा, यानी बहुवचन बनाते ही जातिवाचक बन जाएगा, चाहे कोई हो संज्ञा, चाहे व्यक्तिवाचक हो चाहे भाववाचक हो। ओके सर, हम समझ गए। थोड़े से उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं। गौर फरमाए सभी, ध्यान ने। मैंने कहा चोरी क्या है गुरुजी? चोरी क्या है? अब हमसे पूछ रहे हो, हम तो पूरा विश्लेषण करेंगे पहले चोरी शब्द का। चोरी एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है, ये रूढ़ नहीं है, यौगिक है। शब्द था चोर और चोर के साथ में ई प्रत्यय लगा है। बोलो क्या लगा है? ई। तो चोरी एक भाववाचक संज्ञा का है, यौगिक भाववाचक संज्ञा का शब्द है, और इसका निर्माण विशेषण से, और विशेषण नहीं है तो जातिवाचक संज्ञा। चोर विशेषण भी है, चोर जातिवाचक संज्ञा भी। वाह, बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। मैं आपसे एक शब्द पूछ रहा हूं, पढ़ाई। बोलो क्या लिख रहा हूं? पढ़ाई। हाँ। मैंने आपसे पूछा कि पढ़ाई कैसी संज्ञा है? जी पढ़ाई कैसी संज्ञा है? पढ़ाई एक भाववाचक संज्ञा है, आई प्रत्यय भाववाचक संज्ञा का निर्माण करता है। ये रूढ़ भाववाचक संज्ञा का निर्माण है, इसका निर्माण पढ़ना सिवाय क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। यौगिक भाववाचक संज्ञा का शब्द है पढ़ाई, और क्रिया से इसका निर्माण हुआ है। मैंने कहा ओके। मैंने यहां पे लिखा दूरी। गुरुजी एक बात बताएं, दूरी एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है, ये रूढ़ नहीं है, यौगिक है। दूर प्लस ई, दूर एक अव्यय है, अव्यय से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। मैंने कहा वाह, अच्छी जानकारी रखते हो आप। विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो रहा है। मैंने यहां पे लिखा बुराई। क्या लिखा? बुराई। गुरुजी बुराई क्या है? अरे बुराई एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है जिसमें आई प्रत्यय लगा हुआ है। बुरा प्लस आई, बुरा एक विशेषण, विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। बोलो किससे बनी हुई? विशेषण से बनी। ओके सर, अब आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं, इन फ्यूचर आपके सामने शहर में, पूरा वाक्य आप लिख सकते हैं, शहर में चोरियां बढ़ गई। शहर में चोरियां बढ़ गई। पहली बात, नॉलेज वाली बात ध्यान रखना, जब भी बड़ी ई की मात्रा है उसका बहुवचन बनाते हैं तो वहां पे छोटी ई की मात्रा हो जाती है, चाहे स्वतंत्र ई हो चाहे किसी व्यंजन के साथ में। यहाँ पे देखो स्वतंत्र, यहाँ पे स्वतंत्र, यहाँ पे व्यंजन के साथ में। जब भी यहाँ यूं लगता है तो मात्रा छोटी हो जाती है, जैसे मैंने लिख दिया चोरियां। लड़की बड़ी मात्रा लड़कियां, छोटा हो जाएगा। नारी बड़ी मात्रा नारियां, छोटा हो जाएगा। स्त्री बड़ी मात्रा स्त्रियां, छोटी हो जाएगी। ओके सर, चोरियां बढ़ गई, और जब भी बहुवचन होता है तो क्रिया कोई सी भी हो उसके ऊपर बिंदी का प्रयोग यानी अनुनासिक का प्रयोग किया जाएगा। ओके सर, शहर में चोरियां बढ़ गई, रेखांकित चोरियां को किया हुआ है, और चोरियां शब्द में जाति पूछा जा रहा है कि संज्ञा कौन सी। हम जानते हैं गुरुजी चोरी शब्द एक भाववाचक संज्ञा का है, लेकिन भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो ये सब जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। बोलो इसके सामने क्या लिखेंगे? जातिवाचक संज्ञा। लिखा हुआ है आज की पढ़ाइयां काफी, पूरा वाक्य लिखना, मैं शॉर्टकट आपके सामने बोल रहा हूं। आज की पढ़ाइयां काफी खर्चीली होगी। पहले तो हम ये ध्यान रखेंगे मात्रा को क्या कर देंगे? छोटी। इसी प्रकार से दवाइयां लिखेंगे तो दवाइयों में ई की मात्रा क्या हो जाएगी? छोटी। पढ़ाइयां, आजकल की पढ़ाइयां काफी खर्चीली हो गई हैं। बोलो कैसी हो गई हैं? खर्चीली। आजकल की पढ़ाइयां, मैंने कहा जब भी बहुवचन बनाए तो पीछे क्या लगाएं? इस बिंदी का प्रयोग, अनुनासिक चंद्र बिंदु है हालांकि ये, वो आगे की चर्चा करेंगे। आजकल की पढ़ाइयां काफी खर्चीली होगी। पढ़ाइयां गुरुजी बहुवचन चाहे व्यक्तिवाचक का बनाओ और चाहे भाववाचक का बनाओ, ये अब जो है व्यक्तिवाचक भाववाचक संज्ञा नहीं रहा, ये जातिवाचक संज्ञा। ठीक उसी प्रकार से आजकल रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगी। आजकल रिश्तों में क्या बढ़ने लगी? दूरियां अब जातिवाचक हैं। और जिस प्रकार से बुराइयां शब्द आ गया तो बुराइयां शब्द क्या हो जाएगा? जातिवाचक है। बताओ पॉइंट समझ में आया? बुराई से बुराइयां आपको लिखना है, कोई भी वाक्य में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। बुराई से बुराइयां, दूर से दूरियां, चोरी से चोरियां, पढ़ाई से पढ़ाइयां। अगर आपके सामने ऐसे शब्द आए
जो भाववाचक संज्ञा से बहुवचन बने हुए हैं तो उनको आपको कहना है जातिवाचक संज्ञा। बोलो क्या कहना है? जातिवाचक संज्ञा। आशा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक की जानकारी आपको जबरदस्त वाले तरीके से समझ में आ गई है और आगे बढ़ते हैं। आगे तो क्या बढ़ते हैं, वैसे संज्ञा के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हमारी हो चुकी हैं, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और खास बातें और बता देता हूं। गुरुजी कैसी खास बातें? संज्ञा शब्द कैसे बना है? सम प्लस ज्ञा, सम का मतलब संपूर्ण, ज्ञा का मतलब ज्ञान। संज्ञा के मुख्य भेद 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। कुल भेद होते हैं 5। कितने? 5। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। लेकिन कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद मानते, उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वहां से क्वेश्चन बने तो कैसे बनेगा, हम क्वेश्चन के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार, मैं उन विद्वानों का मत, इनको रटना नहीं है। आंसर मैंने आपको पूछा कि संज्ञा के भेद पूछे जाए तो आपको 3 मुख्य और कुल भेद कितने हैं? 5। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कुछ विद्वानों के भेद नहीं पूछ करके उनसे क्वेश्चन जरूर बनाए जा सकते हैं। ऐसे कुछ विद्वानों के अनुसार संज्ञा के 2 भेद। अनुसार संज्ञा के 2 भेद, यानी कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद कौन से मानते हैं वो चर्चा अपन कर रहे हैं। पदार्थवाचक, कौन सी? पदार्थवाचक, ओके सर। और अपदार्थवाचक, अपदार्थवाचक। ये जानना जरूरी है क्या? यस, जानना जरूरी है और क्वेश्चन भी बन सकते हैं यहां से। पदार्थवाचक और अपदार्थवाचक, इसको आप ब्रैकेट में मूर्त रूप भी लिख सकते हैं। मूर्त रूप, बोलो कैसा रूप? मूर्त रूप। और इसको आप ब्रैकेट में अमूर्त रूप भी कह सकते हैं। अमूर्त रूप। मैं इनके मत से सहमत हूं, एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं, मैं इनके मत से सहमत हूं कि संज्ञा के 2 भेद होने चाहिए, पदार्थवाचक और अपदार्थवाचक, यानी एक मूर्त रूप और एक अमूर्त। कैसे गुरुजी? यानी एक तो ऐसे कि आपका जो है झंझट खत्म हो जाए, ज्यादा भेद भेद पढ़ने न पड़े, इसलिए आसान हो जाए ना, वैसे नहीं। यानी ऐसी संज्ञाएं जिनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, आप जो इसका फोटो वोटो ले सकते हैं, मूर्त रूप है। मूर्त रूप में जिसको देख सकते हैं वो है मूर्त रूप। और ऐसी संज्ञा जो ओनली फॉर फील है, जिसका मूर्त रूप नहीं है, वो सारी की सारी अपदार्थवाचक है। इसके मैं आपके सामने उदाहरण रखता हूं। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के जितने भी उदाहरण आते हैं वो सारे के सारे इसमें रख दिए जाएंगे। यस सर, मोहन, सोन, राधा, ये सारे मूर्त रूप हैं। इसमें जातिवाचक संज्ञा के जो भी शब्द आते हैं वो सारे के सारे इसमें रख देते हैं। उनसे पूछा भी जातिवाचक संज्ञा में पर्वत, पहाड़ ये आए, उनको कहाँ पे रखें? तो उन्होंने कहा इसको मूर्त रूप यानी पदार्थ रूप में रखें। पेड़ वगैरह इनको देख सकते हैं। उनसे पूछा कि द्रव्यवाचक में दाल आ गया, गेहूं आ गया और सोना चांदी, उनको भी कहाँ रखें? तो उन्होंने कहा द्रव्यवाचक को भी किस में रखा जाए? मूर्त रूप में। और उनसे पूछा कि भाई समूहवाचक संज्ञा, बाजार वगैरह, इनको भी कहाँ रखा जाए? इनको भी मूर्त रूप में रखा जाए। यानी कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद मानते हैं। पदार्थवाचक मीन्स ये चारों संज्ञाओं को एक साथ कर दिया। फिर उनसे पूछा कि अपदार्थवाचक या फिर अमूर्त रूप में किस संज्ञा को रखा जाए? तो उन्होंने कहा भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक। पहले मुझे ये बताओ संज्ञा, हाँ सर नहीं भूलना नहीं है, संज्ञा के मुख्य भेद कितने? 3। कुल भेद कितने? 5। हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग यही होंगे, तो ध्यान रखना यहां से क्वेश्चन बने तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक एक ही भेद माना जाए कुछ विद्वानों के अनुसार तो वो पदार्थवाचक, और अपदार्थवाचक में भाववाचक जिसका कोई मूर्त नहीं, दया को छू सकते नहीं है, ना ही उसको देख सकते हैं, ना ही उसको टच कर सकते हैं। गुस्सा एक भाववाचक संज्ञा है जिसको वो जो है अमूर्त रूप है, उसको ना ही तो देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, ना ही छू सकते हैं। ओके सर, यहां से क्वेश्चन बनाऊंगा मैं अच्छे तरीके से, ऐसे आप हल्के में मत लेना। कुछ विद्वानों के अनुसार संज्ञा के 2 भेद ये हो चुके हैं और कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद अलग मानते हैं। तो आपको हेडिंग डालनी है कुछ विद्वानों के अनुसार
संज्ञा के दो अन्य भेद, अब उनसे पूछा कि बताओ, आप बताओ दो संज्ञा के अन्य भेद कौन से हैं। तो उन्होंने कहा एक होती है गणन्य संज्ञा। बोलो कौन सी? गणन्य संज्ञा। और पूछा और बताओ, और एक होती है अगणन्य संज्ञा। अरे वाह, अगणन्य संज्ञा। तो इसमें फर्क क्या है? मूर्त वाली और अमूर्त वाली में है फर्क, कैसा फर्क है जानिएगा। आइए जानते हैं मूर्त रूप में, अमूर्त रूप में, गणनीय संज्ञा में और अगणनीय संज्ञा में कैसा फर्क है, उसके बारे में अपन जानते हैं। पूछा कि गणनीय संज्ञा की जिनकी अपन गिनती कर सकते हैं, जिनकी अपन क्या कर सकते हैं? गिनती। और अगणनीय में पूछा इनमें जिनकी अपन गिनती नहीं कर सकते। तो पूछा बताओ कौन कौन सी संज्ञा है। तो उन्होंने लिखा व्यक्तिवाचक जितनी भी हैं उनको गिनते हैं। मोहन, सोहन, राधा जितनी भी हैं, हिमालय वगैरह वगैरह, इन पर्वतों को अलग अलग जो है नाम जो होते हैं, बीकानेर, जोधपुर, ये इनको गिन सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा गणनीय है। उनसे पूछा कि जातिवाचक संज्ञा, बिल्कुल जातिवाचक संज्ञा गणनीय है। उनसे पूछा समूहवाचक संज्ञा, बिल्कुल गुच्छा जो होता है, एक गुच्छा, दो गुच्छा, एक दर्जन, दो दर्जन, गणनीय है। फिर उनसे पूछा तो फिर फर्क क्या है पदार्थवाचक और अपदार्थवाचक में? पूछा तो मतलब मैं बता रहा हूं कि इस तरीके से आप समझिएगा। गणनीय अगणनीय में, अगणनीय में पूछा तो उन्होंने कहा भाववाचक। भाववाचक संज्ञा के वे शब्द होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, मतलब उनको आप जो है फील करेंगे। वो जैसे मैंने कहा गुस्सा, कितना गुस्सा? एक गुस्सा, चार गुस्सा, पांच। नहीं गुरुजी, ये अगणनीय है। बोलो कैसी संज्ञा है? अगणनीय। ईर्ष्या, एक ईर्ष्या, दो ईर्ष्या, चार ईर्ष्या, इसके पास, ये अगणनीय संज्ञा है। तो ये बताओ हमें पदार्थवाचक और अपदार्थवाचक में क्या फर्क है? उन्होंने कहा ये जो द्रव्यवाचक संज्ञा है ना, द्रव्यवाचक, हाँ, ये जो है अगणनीय में रखी जाएगी। बोलो किस में रखी जाएगी? अगणनीय में रखी जाएगी। कैसे? सोना जो होता है उसको गिना नहीं जाता। सोना जो होता है उसको अपन जो है माप तोल, अगणनीय संज्ञा। सोने को कैसे लेकर के आते हैं? माप तोल करके। तो उन्होंने द्रव्यवाचक संज्ञा को अगणनीय के अंदर रख दिया है। बिल्कुल सर, बात सही है भाई। पानी है, पानी गणनीय है फिर अगणनीय, फर्क इतना ही है। पदार्थवाचक, अपदार्थवाचक, गणनीय और अगणनीय, लेकिन द्रव्यवाचक यहां से उठ करके कहां पे आ गई? अगणनीय में आ गई। तो यदि ऐसे कथन आए आपके सामने कि सभी जातिवाचक संज्ञाएं अगणनीय होती हैं, सभी जातिवाचक संज्ञाएं गणनीय होती हैं, आपको मना कर देना है, आपको मना कर देना है। सभी जातिवाचक संज्ञाएं, मैंने लिखा सोना, क्या सोना एक जातिवाचक संज्ञा है? यस सर। क्या सोना गणनीय है? नहीं है। सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं गणनीय होती हैं, समूहवाचक संज्ञाएं गणनीय होती हैं, भाववाचक संज्ञाएं अगणनीय होती हैं, लेकिन सॉरी, यहां पे टिक वो पहले का ध्यान रखना। जातिवाचक संज्ञाएं, जातिवाचक संज्ञाएं सभी गणनीय नहीं होती हैं। जातिवाचक संज्ञाओं का जो द्रव्यवाचक वाला पार्ट होता है वो अगणनीय होता है। बोलो क्या होता है? अगणनीय। तो ध्यान दें, कुछ विद्वान संज्ञा के दो भेद, पदार्थवाचक और अपदार्थवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और द्रव्यवाचक और समूहवाचक, पदार्थवाचक मूर्त रूप और भाववाचक अपदार्थवाचक, अमूर्त रूप जो भाववाचक संज्ञा आ जाएगी उसके अंदर। कुछ विद्वानों के अनुसार संज्ञा के दो भेद, संज्ञा के भेद कितने? दो। गणनीय और अगणनीय। गणनीय में व्यक्तिवाचक को रखा, समूहवाचक को रखा, जातिवाचक को रखा, और अगणनीय में भाववाचक संज्ञा को रखा। लेकिन द्रव्यवाचक संज्ञा को यानी जातिवाचक का एक भेद है, अगणनीय को, द्रव्यवाचक को किस में रख दिया है? अगणनीय। बात समझ में आई? यस। अपने डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हैं, वो संज्ञा के चार भेद मानते हैं। आप नोट कर लेना, क्योंकि क्लास का समय ज्यादा हो गया, मैं लिख नहीं रहा हूं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, व्याकरण डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संज्ञा के चार भेद माने हैं। कौन कौन से माने हैं? लिख लेना।
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और एक वो मानते हैं क्रियार्थक संज्ञा। वो लोग कौन सा मानते हैं? क्रियार्थक संज्ञा। यहां तक कि हमें जानकारी पूरी समझ में आ गई गुरुजी। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, समूहवाचक संज्ञा क्या है, कैसे व्यक्तिवाचक जब बहुवचन बनती है तो जातिवाचक बन जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी का लक्षण बताने के लिए किया जाए तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। कभी कभी डिपेंड ऑन ऑप्शन। भाववाचक संज्ञा के शब्द जो फील का बोध करवाते हैं। विशेषण से थोड़ा सा बच के रहना है। भाववाचक संज्ञा के शब्द दो प्रकार के होते हैं, रूढ़ और यौगिक। यौगिक वे होते हैं जिनको तोड़ा जा सकता है, और भाववाचक संज्ञा का निर्माण क्रिया से हो सकता है, सर्वनाम से होता है, अव्यय से होता है, और इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा से होता है, विशेषण से। इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। ये पढ़ने के बाद में कुछ विद्वानों के हमने मत पढ़े कि संज्ञा के भेद कितने माने, दो, पदार्थवाचक और अपदार्थवाचक। कुछ बताते हैं गणनीय और अगणनीय। और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संज्ञा के कितने भेद माने हैं? 4। चौथा भेद कौन सा माना? उन्होंने कहा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और क्रियार्थक संज्ञा। इसी के साथ आपको ये जान करके खुशी होगी कि आपका जो ये टॉपिक है ये क्या हो चुका है? कंप्लीट। यानी आपका जो ये टॉपिक है ये क्या हो चुका है? समाप्त। और इसकी जो पीडीएफ है आपको ऑफलाइन स्टूडेंट्स उनको मिल ही गई होगी। आगे जैसे सर्वनाम पढ़ेंगे तो वो भी मिल जाएंगे, क्रिया पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे। आप तो बस क्लास को लगातार जो है शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो मुझे पर्सनली मैसेज करें। मैसेज के माध्यम से आपको नंबर मिल जाएंगे। नंबर मिलेंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप करें और व्हाट्सएप पर आपको इसकी पीडीएफ आ जाएगी। और कल अपन इसका लेकर के आ रहे हैं बेहतरीन टेस्ट, जबरदस्त वाला टेस्ट। क्या टेस्ट के अंदर आप बेहतर कर पाएंगे वो तो आप ही जाने। इसके बाद हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, क्या वो हमें समझ में आएगा, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।